जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वैसे ही वैसे एक न एक नई नई डिजीज़ यानी कि बीमारियों का भी जन्म हो रहा है। अभी हमने कोविड का ही नाम सुना था, कोविड के नए नए वेरिएंट्स का नाम पहली बार सुना था। फिर हाल ही में आपने मंकी पॉक्स का नाम सुना होगा, और अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले आपने इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे एक वीडियो देखी होगी जस्टिन बीबर की। जस्टिन बीबर एक फेमस हॉलीवुड सिंगर हैं, आप सभी जानते होंगे। सो यू मस्ट हैव सीन द वीडियो ऑन द इंस्टाग्राम। ही हैज़ पोस्टेड कि उनको एक डिजीज़ हो गई है, एक बीमारी, ही सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ दैट इज़ नेम्ड एज रैमसे हंट सिंड्रोम, जिसका नाम है रैमसे हंट सिंड्रोम। ये ऐसी डिजीज़ है, और इस डिजीज़ से अनुपम खेर जो एक्टर हैं, एंजेलिना जोली का भी नाम आपने एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, ये दोनों लोग भी इस डिजीज़ से सफ़र कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट डिजीज़। उस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे कि होता क्या है। हालांकि ये डिजीज़ बहुत रेयर है, लेकिन उस रेयर केसेस में भी किसी को भी ये बीमारी हो सकती है, इवन एक छोटे बच्चे को भी ये बीमारी हो सकती है। जस्टिन बीबर ही इज़ जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, वो केवल 28 साल के हैं, और उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड किए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि उनका आधा चेहरा जो है, आधा फेस जो है, उसमें पैरालिसिस हो गया है, यानी कि लकवा मार गया है, जिससे वो एक तरफ की आंख को, यानी कि राइट साइड की जो उनकी आंख है, वो पलक भी नहीं झपका पा रहे हैं, एक साइड से वो स्माइल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन से वो इस टाइम गुजर रहे हैं, और आने वाले जितने भी शोज़ हैं उन सभी को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो उन्होंने इस बीमारी की जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर करके बताया। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट डिजीज़, रैमसे हंट सिंड्रोम होता क्या है, ताकि देखिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अवेयर रहेंगे तो किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि होता क्या है रैमसे हंट सिंड्रोम। सो हियर आई एम राइटिंग रैमसे हंट सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज रैमसे हंट सिंड्रोम, इसमें होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, यानी कि हमारे ब्रेन के नर्व से रिलेटेड होती है, हमारी तंत्रिकाओं से संबंधित होती है, जो कि हमारे ब्रेन की नसों को इफेक्ट करती है। इट अफेक्ट्स आर द जो हमारी नर्व्स हैं हमारी ब्रेन की, उनको अफेक्ट करती है। और ये इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस, ये एक वायरस के कारण होती है। वायरस का नाम भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, that is named as varicella zoster virus. If you remember, it is the same virus. ये वही वायरस है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो चिकन पॉक्स इसी वायरस के कारण होता है, दैट इज नेम्ड एज वेरिसेला जोस्टर वायरस। सो अकॉर्डिंग टू द हेल्थ स्पेशलिस्ट, जो हेल्थ रिसर्चर्स हैं, हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, उनके अनुसार जो ये रैमसे हंट सिंड्रोम है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, और ये सेम वायरस है जिसके कारण चिकन पॉक्स भी होता है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि कैसे, ये किस तरीके से। अब हम जानेंगे हाउ डज इट डू, व्हाट डज इट डू इनसाइड द बॉडी, कैसे, मतलब ये क्या काम करता है, कैसे, ये तो चिकन पॉक्स का वायरस है तो कैसे इससे रैमसे हंट सिंड्रोम हो जाता है। सबसे पहले बताते चलूँ कि चिकन पॉक्स जब किसी को भी, सभी को हुआ होगा, आप सभी को कभी ना कभी चिकन पॉक्स आपकी लाइफ में हुआ ही होगा। मे बी आप आपके बचपन में या फिर आप बड़े हुए हों तब हुआ हो, बट एक ना एक बार ये सभी को होता ही है। होता क्या है कि चिकन पॉक्स, जब ये वायरस अटैक करता है आपकी बॉडी में, चिकन पॉक्स जब आपको होता है, उसके बाद चिकन पॉक्स ठीक होने के बाद ये वायरस हमारी बॉडी में, यानी कि पर्सन की बॉडी में डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है, यानी कि सुस्त कंडीशन में। इट विल स्टे इन अ डॉर्मेंट पोजिशन। अब होगा क्या उसके बाद, डॉर्मेंट पोजीशन में होने के बाद, दोज हु आर हैविंग वीक इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है, एंड होगा क्या कि ये डॉर्मेंट वायरस अगेन इट विल रीएक्टिवेट, ये फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा, एंड अगेन इट कैन अटैक ऑन योर बॉडी। ये बॉडी में आपके फिर से अटैक करेगा आपके नर्व्स को, जो आपकी तंत्रिकाएं हैं, इट विल अटैक ऑन योर नर्व्स। ये रीएक्टिवेट होकर के फिर से आपके नर्व्स पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से दिस डिजीज जो है, ये रैमसे हंट सिंड्रोम, ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सभी को होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ये सभी को होता है, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ओनली दैट
इट इज़ अ रेयर डिजीज़, कि ये रेयर डिजीज़ है, सभी को नहीं होता है। लेकिन दोज हु आर हैविंग वीक इम्यूनिटी, जिसकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो काफ़ी वीक है, इफ़ यू आर अ डायबिटिक पर्सन, अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं या अगर आप काफ़ी वीक हैं, तो उस केस में भी आपको ये रैम्से हंट सिंड्रोम जो है हो सकता है। ये वेरिसेला जोस्टर वायरस, इट विल अगेन रिएक्टिवेट एंड इट कैन अटैक ऑन योर नर्व्स, और आपकी ये ब्रेन की नसों को प्रभावित करेगा। अब ये काम कैसे करेगा बॉडी में, चलिए ये जानते हैं। ठीक है, अटैक किया, अब ये क्या करेगा हमारी बॉडी में? होता क्या है, ये जो हमारी नर्व्स होती हैं, उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। जब ये अटैक करेगा तो इन्फ्लेमेशन यानी कि जो हमारी नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है। अब जब सूजन आ जाएगी तो यही नर्व्स जो हैं, दीज नर्व्स आर इन्वॉल्व इन द फेशियल मूवमेंट, यानी कि हमारा जो फेस ऐसा तो है नहीं, स्टिल है, वी आर जस्ट मूविंग। हमारा फेस, हम अपने माउथ को मूव कर पा रहे हैं, हम अपनी आइज़ को ब्लिंक कर पा रहे हैं, पलकों को झपका पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम अपने टंग को मूव कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, फेशियल मूवमेंट्स हैं। एंड नर्व्स आर इन्वॉल्व, जो हमारी नर्व्स होती हैं, इसके लिए पर्टिकुलर नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं इन फेशियल जो मूवमेंट है उसमें। तो होगा क्या कि उसी नर्व्स में ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन इन दोज नर्व्स, उसी नर्व्स में सूजन आ जाएगी। अब जब सूजन आ जाएगी तो इट विल बी अनेबल टू डू द फेशियल मूवमेंट। होगा क्या कि ये अनेबल हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा, नहीं कर पाएगा उन फेशियल मूवमेंट्स को। ऑब्वियस सी बात है, आपका बॉडी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, लेकिन अगर आप बीमार हैं या कहीं सूजन आ गई पैर में तो आप ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो सेम कंडीशन होती है, अगर आपके नर्व्स में सूजन आ जाएगी तो ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो इस वजह से जो फेस होता है प्रॉपर, आधे जनरली क्या होता है, आधे ही फेस पे ये सिंड्रोम होता है, ये किसी भी साइड हो सकता है, या फिर पूरे फेस पे भी ये केसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या होगा कि मूव नहीं कर पाएगा, और उसी को कहा जाता है फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस उस कंडीशन को हम बोलते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि लक्षण। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स। अगर किसी को होता है तो सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होंगे। जैसा कि जस्टिन बीबर ने बताया कि ही वॉज अनेबल टू ब्लिंक हिज आईज, जो उसकी आईज हैं वो ब्लिंक नहीं कर पा रहा था, पलकों को झपका नहीं पा रहा था, आईलैशेस को, और वो स्माइल नहीं कर पा रहा था। तो होता क्या है, ये हमारे ईयर्स के इन एंड अराउंड, यानी कि ईयर्स के अंदर जो है, या फिर इसके चारों तरफ, या फिर बाहर क्या होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल चकत्ते पड़ने लग जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। तो ये एक सिम्टम है इसका। अब जब रैशेस पड़ जाएंगे तो उसकी वजह से जो हियरिंग साउंड है, यानी कि सुनने की जो क्षमता है आपके पास, हियरिंग कैपेबिलिटी है, वो क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हियरिंग साउंड, हियरिंग लॉस भी होता है, यानी कि सुनने में भी लोगों को दिक्कत आने लग जाती है। प्रॉब्लम इन ब्लिंकिंग द आइज, ये भी होगा कि जो आपको पलकें झपकाने में भी प्रॉब्लम होगी, आप जनरली ऐसे पलकें झपका नहीं पाएंगे। स्माइल करने में प्रॉब्लम होगी, इवन आपके माउथ या टंग में पे भी जो रैशेज हैं, जो चकत्ते हैं, वो हो सकते हैं। ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, कान के अंदर क्या होंगे, ब्लिस्टर्स आपको हो जाएंगे। कान के अंदर ही नहीं, कान के बाहर भी हो सकते हैं। आपको रिंगिंग साउंड लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ कान में आपके बज रहा है, यू विल फील लाइक दैट, आपको लगेगा कि आपके कान में कुछ बज रहा है। तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं जनरली, और भी कई सारे होते हैं। आप बिल्कुल आपके आधे फेस में आप उसको मूव नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू मूव एनीथिंग। जैसे आप पलके नहीं झपका पाएंगे, स्माइल नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली, आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो ये सारे होते हैं इसके सिम्टम। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, ट्रीटमेंट यानी कि उपचार। सो इट इज ट्रीटेड बाय द एंटीवायरल ड्रग्स। जो इसका ट्रीटमेंट होता है, ऑब्वियसली इट इज कॉज्ड बाय द वायरस वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसे हम VZV कहते हैं, VZV। तो इसका ट्रीटमेंट भी होगा एंटीवायरल ड्रग से। तो एंटीवायरल ड्रग्स आर रिक्वायर्ड, एंटीवायरल ड्रग से ट्रीटमेंट होता है, स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट होता है, फिजियोथेरेपी भी इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फेशियल जो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑर्गन का अगर फिजियोथेरेपी हमारे बॉडी पार्ट का होता है तो वो लोग एक्सरसाइज कराते हैं।
इन द सेम वे फेशियल एक्सरसाइज उसमें आपको कराई जाएगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जस्टिन बीबर ने भी बताया कि ही इज़ डूइंग द एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्ट जो है उनका पैरालिटिक हो गया है एटलीस्ट ही कैन मूव दैट पार्ट। तो इसी वजह से फेशियल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर के कांटेक्ट से, आप उनके सजेशन से फेशियल एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए। पेशेंट्स नीड टू प्रोटेक्ट देयर आइज़ ऑल्सो, उन्हें अपने आइज़ को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत होती है। तो आप अपनी आइज़ को भी प्रोटेक्ट करिए। अगर आप इन केस बाहर जाते हैं तो आपको डॉक्टर के सजेशन से जो भी आपको वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखें वो चीज़ें आप फॉलो करिए और अपने आइज़ एंड ईयर्स को प्रोटेक्ट करिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, आपके मन में आ रहा होगा, इज़ इट कंटेजियस और नॉट? इज़ इट कंटेजियस और नॉट? कंटेजियस यानी कि क्या ये कम्युनिकेबल है? क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बढ़ सकता है, मतलब फैल सकता है? तो वी विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि आपको ये मन में होगा कि जो चिकन पॉक्स है, जनरली अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है तो हम उसको अलग बिल्कुल कर देते हैं और उसके कांटेक्ट में जाने से बचते हैं। तो ये दिमाग में हमारे आ ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि रैम्से हंट सिंड्रोम के केस में ये होता है कि नहीं। तो सब मैं बता दूं आपको कि ये कंटेजियस नहीं होता है, लेकिन अगर कोई पर्सन जिसके पास वीक इम्यूनिटी या कोई बीमार है या कोई ओल्ड एज का है तो उससे आपको कांटेक्ट से बचना चाहिए अगर आप उस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ ये कि जो ब्लिस्टर्स होते हैं, फोड़े चकत्ते पड़ जाते हैं, वो जब तक प्रॉपरली पेशेंट की बॉडी से ठीक ना हो जाए आप उसके कांटेक्ट से जाने से बचिए, क्योंकि ये तो पता ही है आपको कि उसमें लिक्विड होंगे, पस होंगे, तो वो जो है उससे आपको क्या करना चाहिए, या फिर जो पर्सन सफ़र कर रहा है उसे अवॉइड करना चाहिए दूसरों के कांटेक्ट में जाने से। तो जितना हो सके आप अवॉइड ही करिए। वैसे ये कंटेजियस नहीं होता है बट स्टिल यू शुड अवॉइड इट। तो ये हो गया। नाउ वी विल टॉक कि ये कितने दिन में हील हो सकता है। जैसे कि जस्टिन बीबर ने बोला उन्होंने कि आने वाले सभी शोज़ कैंसिल कर दिए हैं एंड ही हैज़ टोल्ड जितने भी उनके फैंस हैं उन्होंने उनको बताया है कि काइंडली प्रे फॉर हिम, कि उनके लिए प्रे करें कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं। नाउ अब हम जानते हैं कि कितने दिन में ये रिकवर हो सकता है। अगर किसी पर्सन को ये बीमारी हो गई है तो कितने दिन लगेंगे उसको रिकवर होने में। तो इसको रिकवर होने में 15 डेज टू 3 मंथ्स लग सकते हैं। बट अगर आप प्रॉपरली फेशियल एक्सरसाइज करेंगे और प्रॉपरली आप प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करेंगे डॉक्टर का तो आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो ये एक खुशी की बात है, बिकॉज पैरालिसिस का नाम सुन के तो हमारे तुरंत मन में डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लाइफ टाइम होता है, लकवा मार जाना। ऑब्वियसली हमारे मन में यही बात आती है कि इट इज़ अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ डिजीज़, बट ये आपका रिकवर हो सकता है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रैम्से हंट सिंड्रोम। आई होप आपको समझ आ गया होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी अवेयर हो सके, उन्हें भी पता चल सके कि विच काइंड ऑफ डिजीज़ इज़ दिस। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सजेशन, कोई इनपुट या कुछ भी बोलना हो तो यू कैन राइट इट इन माई कॉमेंट बॉक्स और आप मुझे कन्वे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।